हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम मास्टर क्लास में आपके लिए लेकर के आए हैं आदर्श गैस के नियम। ठीक है, तो आदर्श गैस के नियम में क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, आदर्श गैस के नियम के अंदर हमें निश्चित तौर पर आदर्श गैस कोई पदार्थ या कुछ वस्तु या जो भी क्या है वो बताऊंगा मैं अभी आपको, उसके कुछ नियम होंगे, उन नियमों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है आदर्श गैस, मतलब ऐसी गैस जो आदर्श है। ठीक है, और उसके नियम के बारे में पढ़ना। अब देखो, पदार्थ की तीन प्रकार की अवस्थाएं, कितने, तीन प्रकार की अवस्थाएं। अब तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है तो आपको पता हो तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं, एक ठोस है, एक द्रव है और एक गैस है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, एक ठोस, द्रव और गैस। तो हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, गैस अवस्था की। किसकी बात कर रहे हैं, गैस अवस्था की। और उस गैस अवस्था के अंदर भी हम कौन सी गैस, आदर्श गैस की। किसकी बात कर रहे हैं, आदर्श गैस की। अब देखो बच्चों, यार दिमाग में एक प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है कि यार गैस और वो भी आदर्श, ऐसी कौन सी गैस होगी जिसको हम आदर्श बोलेंगे। ठीक है, अब देखो आपकी जिंदगी में आपका कोई ना कोई एक आदर्श होता है। आदर्श मतलब कि जिसको आप बहुत ज्यादा अनुसरित करते हो, जिसके जैसा आप बनने की कोशिश करते हो। लेकिन क्या कभी बन पाते हो क्या, वास्तविक रूप से वैसा नहीं बन पाते। लेकिन आप कोशिश करते हो कि मैं मेरे गुरुदेव जैसा बनूं, मैं मेरे टीचर जैसा बनूं, मैं मेरे मास्टर जी जैसा बनूं, या मान लो मैं अक्षय कुमार जैसा बनूं, या मैं मान लो शाहरुख खान बनूं। मतलब कहने का मतलब आपका कोई ना कोई एक आदर्श होगा। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक व्यक्ति को आदर्श मानता है और उसके हिसाब से बनना चाहता है। स्वामी विवेकानंद को कोई आदर्श मानता है, कोई महात्मा गांधी को आदर्श मानता है। तो इसका मतलब हर इंसान का अपनी जिंदगी में एक आदर्श व्यक्ति है, वो उसके जैसा बनना चाहता है, लेकिन वास्तविक रूप से वो संभव नहीं है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होता है कि आदर्श गैस एक ऐसी संकल्पना है जो वास्तविक रूप से संभव नहीं है। मतलब कि ये सारी बातें कहां चल रही हैं, कल्पना में। कहां चल रही हैं, कल्पना में। मैं बनना चाहता हूं स्वामी विवेकानंद, मेरे आदर्श हैं, क्या बन सकता हूं क्या, बिल्कुल उनके जैसा बन सकता हूं क्या, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। मतलब कि मैं उस आदर्श अवस्था को, स्वामी विवेकानंद वाली आदर्श अवस्था को मात्र कल्पनाओं में ही पूरा कर सकता हूं। मतलब कि सच्चाई में इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि आदर्श गैस वास्तविक रूप से कभी संभव नहीं है। ये कौन सी गैस है, काल्पनिक गैस होती है। कौन सी गैस होती है बच्चों, काल्पनिक गैस होती है। चलिए, इसका मतलब हमें एक ऐसी गैस के नियम पढ़ने हैं जिसका वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब पहला हेडिंग यही आता है बच्चों, आदर्श गैस किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। आदर्श गैस वो होती है जिसका वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है, जिसका किसी प्रकार से कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है, कल्पना मात्र ही है। ठीक है, अब वैज्ञानिकों ने बोला कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ परिभाषा बनानी पड़ेगी इसकी। क्या बनानी पड़ेगी, कुछ परिभाषा। तो वैज्ञानिकों ने आदर्श गैस की एक परिभाषा बनाई। क्या बनाई, वे गैसे जो पीवी बराबर एनआरटी समीकरण का पालन करती हैं, समीकरण का पालन करती हैं। अब यार ऐसी कौन सी गैसें हैं जो कि समीकरण का पालन करती हैं। अब दूसरा प्रश्न ये भी आएगा कि ये क्या है, यह क्या है, ये समीकरण क्या है। ठीक है, अभी मैं समीकरण समझाने वाला हूं, ये समीकरण क्या होती है। तो ऐसी सारी गैसें जो इस समीकरण का पालन करेंगे, किसके हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से, उस गैस को क्या बोलते हैं हम, आदर्श गैस। जो भी गैस इस समीकरण का पालन करेगी आदर्श गैस कहलाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये समीकरण क्या है। ठीक है, देखो पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। यहां पे पी क्या है, तो यहां पे पी होता है गैस का दाब। क्या होता है, गैस का दाब। यहां पे वी क्या है, वी होता है गैस का आयतन। क्या होता है, गैस का आयतन। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां पे एन क्या है, एन गैस के मोलों की संख्या, गैस के
मोल की संख्या। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां पे आर क्या है? आर को बोलते हैं गैस स्थिरांक। क्या बोलते हैं? गैस स्थिरांक। चलिए टी क्या है? टी बोलते हैं तापमान को। किसको बोलते हैं? तापमान को। मतलब कि एक ऐसी गैस जो इस पीवी बराबर एनआरटी का पालन करती है उसे बोला जाएगा आदर्श गैस। ठीक है, अब इसको समझेंगे ऐसा कब होता है। ठीक है, देखिए पी का मतलब आदर्श गैस का जो भी दाब है, तो गैस का दाब यहां पे आ जाएगा। पी मतलब गैस का दाब, वी मतलब गैस का आयतन, एन मतलब गैस के मोलों की संख्या, आर मतलब गैस स्थिरांक। अभी बताऊंगा ये गैस स्थिरांक क्या है वो भी बताऊंगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये समीकरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। गैस स्थिरांक अभी मैं बताऊंगा गैस स्थिरांक क्या है। और टी मतलब क्या? तापमान। क्या होता है? तापमान। चलिए अब बात करते हैं गैस स्थिरांक की। ठीक है, देखिए गैस, देखो सब समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, तापमान समझ में आ रहा है। हाँ भाई तापमान क्या तो समझ में आता है, मोलों की संख्या भी हमको समझ में आती है, गैस का दाब भी भाई समझ में आता है, गैस दाब उत्पन्न करती। ठीक है, और गैस का आयतन भी समझ में आ गया। लेकिन यहां गैस का स्थिरांक, ये गैस का स्थिरांक क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, गैस का स्थिरांक का जो चिन्ह है, जो संकेत है वो क्या है? आर। क्या है? आर। अब गैस का स्थिरांक जो होता है ना बच्चों, ये क्या है? स्थिरांक। क्या है? स्थिरांक। स्थिरांक मतलब कि ऐसा भाग जिसका मान निश्चित होता है। मान निश्चित, इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये गैस स्थिरांक का मान होता है। चलिए और इसका मान क्या हो सकता है? इसका मान, ये तो जूल पर केल्विन पर मोल में, मतलब कि अगर इकाई ये है तो मान ये हो जाएगा। अगर मान लो इकाई कैलोरी में है, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो कैलोरी में इसका मान कितना होता है? 2.00। कितना होता है? 2.00। और लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर में इसका मान होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो देखो पर केल्विन पर मोल, यहां पे भी पर केल्विन पर मोल और यहां पे भी पर केल्विन पर मोल, तीनों में पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, ये तीनों में समान है। लेकिन यहां पे 8.314 जूल है, यहां पे 2 कैलोरी है और यहां पे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर है। तो ये तीनों ही मान अलग अलग इकाइयों के साथ में आपको याद रखने हैं अगर आपको प्रश्न सही करने हैं तो। समझ में आया? तो कोई भी गैस जो पीवी बराबर एनआरटी का पालन करती है, वास्तविक रूप में ऐसी कोई गैस है ही नहीं इस दुनिया में जो पीवी बराबर एनआरटी का पालन करे। हां कुछ परिस्थितियों में कर सकती है, वास्तविक गैसें कुछ परिस्थितियों में कर सकती है समीकरण का पालन, लेकिन हमेशा कोई भी गैस इस समीकरण का पालन नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये गैसें क्या है? काल्पनिक गैसें हैं। तो इस समीकरण का जो भी पालन करेंगी वो आदर्श गैस। अब इस पीवी बराबर एनआरटी में पी क्या है, वी क्या है समझ में आ गया, एन क्या है समझ में आ गया, टी क्या है समझ में आ गया, और आर को भी हमने अभी समझ लिया। ये क्या है? गैस स्थिरांक। क्या है बच्चों? गैस स्थिरांक। चलिए बच्चों अब बात करते हैं आगे की। इसका आप फोटो ले लो, अगर आप इसका फोटो ले लोगे तो फिर मैं आगे की बात बताऊंगा आपको। इसका फोटो ले लीजिए। चलिए यहां तक की बात क्लियर। चलिए यहां तक की बात क्लियर। चलिए बच्चों अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, देखिए अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, दिमाग में प्रश्न ये आता है कि सर ये समीकरण आई कहां से, है ना? दिमाग में अब प्रश्न क्या आएगा कि सर ये समीकरण कहां से आई। चलिए अब अगला प्रश्न क्या? समीकरण कहां से आई? समीकरण कहां से आई? ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ेंगे। अब ये समीकरण कहां से आई, इसको पढ़ने के लिए हमको कुछ नियम पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं बच्चों? कुछ नियम। वो नियम क्या है? वो नियम है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसेक का नियम, आवोगाद्रो। आवोगाद्रो के बारे में सुना होगा, आवोगाद्रो संख्या मोल में पढ़ते हो आप, आवोगाद्रो का भी एक नियम है। तो ऐसे अलग अलग वैज्ञानिकों के कुछ नियम है, वो नियम पढ़ने पड़ेंगे। उन नियम को पढ़ेंगे तो हमको ये समीकरण समझ में आ जाएगी। चलिए तो सबसे पहला नियम हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहला नियम है
बॉयल का नियम क्या होता है बच्चों? सबसे पहला नियम बॉयल का नियम। तो पीवी बराबर एनआरटी को समझने के लिए हमें बॉयल का नियम पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है बच्चों? बॉयल का नियम। तो सबसे पहला आता है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, चलिए बॉयल का नियम क्या है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस समीकरण को समझने के लिए पहले हमको कुछ नियम पढ़ने। पहला नियम क्या? बॉयल का नियम। चलो बॉयल का नियम क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। देखो, किसी भी गैस, इस बॉयल ने क्या बोला? किसी भी गैस के लिए निश्चित ताप पर, किस पर? निश्चित ताप पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं बच्चों, चलो इसको समझते हैं। देखो, किसी भी गैस के लिए निश्चित ताप पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस परिभाषा में एक कंडीशन है, यहां पे एक शर्त है। शर्त क्या है? गैस की मात्रा निश्चित होनी चाहिए। गैस की मात्रा निश्चित होगी, ठीक है। अब इसको समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों, किसी भी गैस के लिए निश्चित ताप पर, अब देखो पीवी बराबर एनआरटी। अब देखो यहां पे ताप को क्या कर दिया? नियत। क्या कर दिया? नियत। इस बॉयल ने क्या बोला? बॉयल ने यहां पे ताप निश्चित कर दिया है। क्या कर दिया? ताप निश्चित। निश्चित बोलो, नियत बोलो, समान बोलो, एक ही बात है। तो इस परिभाषा में ताप को निश्चित कर दिया, तो इस ताप को क्या कर दिया? नियत। क्या कर दिया? नियत। चलो फिर क्या बोला है? गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। चलो ताप नियत हो गया, ये तो नियत ही होता है, ये भी नियत है। क्यों? क्योंकि ये गैस स्थिरांक है। क्या है? गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक का मान निश्चित होता है। गैस स्थिरांक का एक निश्चित मान होता है, ये भी स्थिरांक। ताप को भी निश्चित कर दिया, नियत कर दिया, और n का मान भी निश्चित है। देखो शर्त, गैस की मात्रा को निश्चित कर दिया। गैस की मात्रा, मात्रा मतलब क्या? मोल की संख्या। तो ये मोलों की संख्या को भी इसने क्या कर दिया? नियत कर दिया। क्या कर दिया? नियत। अब जब गैस की मात्रा मतलब मोलों की संख्या, मोल मतलब की मात्रा, मोलों की संख्या को नियत कर दिया, तापमान को नियत कर दिया, आर का मतलब नियत स्थिरांक है, तो अब क्या बच गया? देखो बच्चों, अब बच गया पीवी बराबर ये नियत और ये नियत, तो तीनों नियत। तो हम क्या बोलेंगे? पीवी बराबर नियत। क्या बोलेंगे? पीवी बराबर नियत। और जब पीवी बराबर नियत होगा तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? पी बराबर नियत बटा वी, ये लिख सकता हूं, पी बराबर नियत बटा वी। या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, अगर मैं नियत को हटाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं? पी व्युत्क्रमानुपाती है किसके? वी के। किसके? वी के। तो अब देखो, किसी भी गैस के लिए निश्चित ताप पर गैस का दाब, तो ये गैस का क्या हो गया? दाब। पी मतलब गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, तो आयतन के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। कब? जब ताप को निश्चित रख दिया। कब? जब मात्रा को, मोलों की संख्या को भी क्या रख दिया? निश्चित रख दिया। तो मोलों की संख्या, मात्रा हो गई निश्चित, ताप हो गया निश्चित, तो ऐसी परिस्थिति में पीवी बराबर नियत आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा, और P बराबर नियत बटा V। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, P व्युत्क्रमानुपाती है V के। किसके? V के। मतलब कि दाब और आयतन में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। किस प्रकार का संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का। ठीक है। अब बच्चों इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखो देखो, आपने एक बर्तन लिया, ठीक है, आपने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में यहां पे आपने ऊपर बल लगाने वाली एक मशीन लगा रखी, बल लगाने वाली। ये मशीन क्या करती? नीचे बल लगाती। ठीक है, इस समीकरण को समझते हैं हम, ठीक है ना बच्चों। इस समीकरण को देखो, इस समीकरण का मतलब क्या है? देखो, इस मशीन के, इस डब्बे के अंदर मैंने गैस भर रखी। क्या भर रखी बच्चों?
गैस भर रखी है, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर ऊपर से बल लगाऊं, बल लगाया मैंने, क्या लगाया, बल, बल लगाया तो निश्चित तौर पर क्या लगेगा, दाब, क्या लगेगा, दाब। तो अगर मैं यहां पे ऊपर से दाब लगाऊंगा, तो जब मैं दाब लगाऊंगा तो ये जो मशीन यहां थी तो ये कहां आ जाएगी, दाब लगाने से यहां आ जाएगी, यहां नीचे कहीं आ जाएगी, ठीक है। मतलब पहले आयतन यहां पे इतना ज्यादा था, यहां से यहां तक, यह आयतन पहले यहां से यहां तक था, मान लेते हैं यह आयतन V1 था। कितना था बच्चों, V1। अब देखो, अब ये आयतन दाब लगाने से कितना हो गया, V2। कितना हो गया, V2। पहले आयतन ज्यादा था, अब आयतन कम हो गया। पहले आयतन इतना पूरा था यहां तक, पहले आयतन यहां तक था, यहां तक, तो पहले आयतन यहां तक था, ये पूरा आयतन, ये पूरा यहां तक, तो पहले आयतन V1 ज्यादा था, V1 ज्यादा था। अब V2 क्या हो गया, देखो V2 कम हो गया, V2 कम हो गया। तो V1 की तुलना में V2 कम है। क्यों, आपने दाब को बढ़ाया, किसको बढ़ाया, दाब को। आपने बल लगाया तो इसका आयतन घट करके कम हो गया, आयतन घट करके कम हो गया। आयतन कब कम होता है, कम कब होता है, जब दाब लगाते हो। आयतन कम कब हो रहा है, जब आपने दाब लगाया, मतलब कि आपने दाब को बढ़ाया तो आयतन कम हो गया। आपने यहां से दाब को बढ़ाया, दाब लगाया तो आयतन यहां पे कम हो गया। आपने यहां पे बल लगाया, ऊपर से दाब लगाया तो आयतन पहले इतना था, अब कम होकर के इतना रह गया। तो आपने दाब को बढ़ाया तो आयतन कम होकर के कुछ निश्चित मात्रा में रह गया, कम हो गया। तो इस समीकरण का मतलब यही है कि दाब अगर बढ़ेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, कम, या अगर मान लो दाब कम होगा तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। उल्टा संबंध है, उल्टा, मतलब कि दाब बढ़ेगा तो आयतन कम हो जाएगा, और दाब कम होगा तो आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं इसमें, ये ध्यान रखनी। तो चलो, एक समीकरण क्या आ गई, P व्युत्क्रमानुपाती है किसके, V के। तो इसका बच्चों आप फोटो खींच लो, और फोटो खींचने के बाद में हम आगे आएंगे अब चार्ल्स के नियम पे। किस पे आएंगे, चार्ल्स के। एक बार इसका फोटो खींच लो, फिर इसका मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगा, इसका ग्राफ कैसे आता है। चलिए बच्चों, इसका फोटो खींच लें आप। चलिए, अब इस समीकरण में हम ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, ग्राफ, ठीक है। इस समीकरण का ग्राफ कैसा आता है वो देखेंगे। देखिए, समीकरण का ग्राफ कैसे आता है, चलो, P व्युत्क्रमानुपाती है V के। अब P अगर V के व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, देखो, P व्युत्क्रमानुपाती है V के। इस समीकरण का हमको क्या बनाना है बच्चों, ग्राफ। तो देखो, इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा, यहां आ जाएगा दाब और यहां आ जाएगा आयतन। क्या आ जाएगा, आयतन। जब भी कोई समीकरण ऐसे दे रखी हो तो उसका ग्राफ, व्युत्क्रमानुपाती संबंध वाला ग्राफ कैसे आता है, इस तरीके का। तो ये ग्राफ कब आएगा, जब कोई दो लोग, x और y अक्ष वाले दो लोग, x अक्ष पे कौन है, आयतन, x अक्ष पे आयतन, y अक्ष पे कौन है, दाब। तो y और x वाले दोनों एक दूसरे क्या हो, व्युत्क्रमानुपाती। जब भी व्युत्क्रमानुपाती वाला संबंध हो तो ग्राफ बच्चों ऐसा आता है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है, क्योंकि समीकरण ये है, इस समीकरण का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। चलो, अब मान लो आपको ये बोला जाए कि इसको मैं सही करता हूं। देखो, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं, अभी हमने लिखा था PV बराबर नियत, PV बराबर नियत। देखो, ये PV बराबर नियत कैसे आता है, देखो, इस समानुपाती वाले चिन्ह को हटाओगे तो एक स्थिरांक लगेगा, समानुपाती वाले चिन्ह को हटाओगे तो स्थिरांक लगेगा, KV, P बराबर K बटा V। मतलब कि यहाँ पे V का गुणा करो P के साथ, तो PV बराबर K। तो ये समीकरण आ गई। मतलब K क्या होता है, एक स्थिरांक। क्या होता है, स्थिरांक। क्या है, स्थिरांक। और स्थिरांक का मान कितना होता है बच्चों, नियत। क्या होता है, नियत। स्थिरांक का मान कितना होता है, नियत। स्थिरांक का मान नियत। तो देखो, PV बराबर स्थिरांक नियत, तो ये समीकरण आ गई, ये रही समीकरण, ठीक है बच्चों। अब ये मान, इन दोनों का गुणनफल हमेशा क्या रहता है बच्चों, नियत। क्या रहता है, नियत। चलो, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं।
ठीक है, मैंने यहाँ पे y अक्ष पे PV लिख दिया, मैंने y अक्ष पे क्या लिख दिया, PV, ये PV लिख दिया, और z अक्ष पे मान लो मैंने v लिखा, आयतन लिखा, z नहीं x अक्ष पे, x अक्ष पे, y अक्ष पे मैंने PV लिखा और x अक्ष पे मैंने बच्चों v लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये PV बराबर क्या है, नियत स्थिरांक, कभी बदलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे दाब को आप कितना भी बढ़ाते जाओ, PV हमेशा स्थिर रहेगा, एक सीधी लाइन आएगी। क्यों, दाब को 1 ml करो तब भी ये यहीं रहेगा, यहाँ पे दाब को 2 ml करो तब भी ये PV यहीं रहेगा, दाब को 3 ml करो तब भी PV का मान यही रहेगा, दाब मतलब आयतन को, दाब को नहीं, आयतन को 1 ml करो तब भी PV का मान ये, आयतन को 2 ml करो तब भी PV का मान इतना ही, आयतन को 3 ml करो तब भी PV का मान यही रहेगा, आयतन को 4 ml करो तब भी PV का मान इस लाइन पे रहेगा, आयतन को 5 ml करो तब भी PV का मान इस लाइन पे ही रहेगा। मतलब कि आयतन को बढ़ाते जाओ, PV हमेशा क्या रहेगा, नियत, क्या रहेगा, नियत, क्योंकि ये समीकरण में दे रखा है। या मान लो आपको V की जगह, मान लो आपको V की जगह यहाँ पे P दिया होता, क्या दिया होता, P, तो अगर यहाँ दाब भी दे रखा होता, अब यहाँ चाहे आयतन लिखो चाहे यहाँ दाब लिखो, आयतन बढ़ाओ चाहे दाब बढ़ाओ, PV का मान हमेशा क्या रहता है बच्चों, नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। समझ में आया? और अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई तो कोई थम्स अप या इमोजी दिखा दो, ताकि हम आगे एक और ग्राफ या एक और नियम पढ़ सके। बोयल का नियम है ये, बोयल के नियम में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, तो और कोई डाउट हो तो पूछ लो, आप इसका फोटो ले लो, आप इसका फोटो ले लो, और कोई डाउट है तो आप पूछ लो बच्चों। चलिए, यहां तक की बात क्लियर? चलिए चलिए, ठीक है, क्या समझ में, देखो जो भी समझ में नहीं आता है लिखना नहीं, ऐसे नहीं लिखना है कि सर नहीं समझ में आया, ऐसे लिखना नहीं है। आपको ये लिखना है कि सर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाली बात समझ में नहीं आई। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, चलो ये हो गया बोयल का नियम। किसका नियम हो गया बच्चों, बोयल का नियम। अब आते हैं बच्चों हम चार्ल्स के नियम पे। किस पे, चार्ल्स के नियम। चार्ल्स एक प्रभु हैं जिन्होंने एक समीकरण दी, एक नियम दिया। क्या नियम है वो हम पढ़ेंगे, चार्ल्स का नियम। ठीक है, चार्ल्स का नियम देखेंगे। चलिए चलिए, चार्ल्स का नियम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए चार्ल्स का नियम क्या है, तो देखिए, नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा द्वारा घेरा गया आयतन ताप के समानुपाती होता है। किसके, ताप के समानुपाती होता है। चलो अब ये क्या है, देखो, नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा द्वारा घेरा गया आयतन ताप के समानुपाती। अब इसको समझते हैं बच्चों। चलिए अब इसको समझते हैं, देखिए, चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए, ये समीकरण दी है, ठीक है। अब इस समीकरण में देखो, दाब को नियत रख दिया। क्या है, दाब को नियत, ठीक है। अब यहां बोला है कि दाब को नियत रख दो। चलो भैया दाब को नियत रख दो। चलो ये वाला दाब जो है ये क्या हो गया, नियत हो गया। क्या हो गया, दाब नियत, ठीक है। फिर बोला है निश्चित मात्रा, मात्रा को निश्चित रख दो, मतलब कि मोलों की संख्या भी क्या हो गई, नियत। मोलों की संख्या भी क्या हो गई, नियत हो गई। क्या हो गई, नियत। और आर का मतलब क्या, गैस स्थिरांक। तो गैस स्थिरांक का मान तो नियत ही होता है, तो गैस स्थिरांक का मान नियत। तो गैस स्थिरांक नियत हो गया, मोलों की संख्या नियत हो गई, दाब का मान नियत हो गया। तो नियत दाब, तो नियत दाब तो पी नियत। निश्चित मात्रा, तो निश्चित मात्रा मतलब मोलों की संख्या भी नियत। और आर गैस स्थिरांक तो नियत होता ही। तो ऐसा करने पर आयतन जो है वो ताप के समानुपाती। किसके समानुपाती, ताप के। तो देखो ये रहा आयतन और ये रहा ताप, ये नियत नहीं है और ये नियत नहीं है। दाब नियत है,
दाब नियत है, मोलों की संख्या नियत है, और ये स्थिरांक भी क्या है, नियत। तो जब आर नियत, मोलों की संख्या नियत, दाब नियत, तो बच कौन कौन गया, एक V बच गया, आयतन बच गया, और एक तापमान बच गया। मतलब कि आयतन तापमान के क्या हो जाएगा, समानुपाती। क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो आयतन और ताप एक दूसरे के समानुपाती हैं। कब, जब दाब को आपने नियत रख दिया, गैस की मात्रा को निश्चित कर दिया, नियत कर दिया, तो उस परिस्थिति में आयतन जो होगा, ये नियत नहीं है आयतन, दाब नियत है लेकिन आयतन नियत नहीं है, आयतन ताप के समानुपाती। तो आयतन और ताप क्या हो गए, समानुपाती हो गए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, चार्ल्स का नियम। क्या बोलते हैं, चार्ल्स का नियम। P क्या है, P का मतलब बच्चों दाब है। P का मतलब क्या है बच्चों, दाब। जिन बच्चों ने, देखो जो बच्चे लेट आए हैं उनको मैं फिर बता देता हूं, P का मतलब होता है बच्चों दाब। क्या होता है, दाब। मैं लिख लेता हूं, P का मतलब होता है दाब, V का मतलब होता है आयतन, ठीक है, T का मतलब होता है ताप, R का मतलब गैस स्थिरांक। क्या है बच्चों, गैस स्थिरांक, और N का मतलब है बच्चों मोलों की संख्या, मोल की संख्या, मोल की संख्या। तो ये सारी बातें यहां पे आपको दे रखी। P का मतलब दाब, V का मतलब आयतन, T का मतलब ताप, R का मतलब गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक, और N का मतलब मोलों की संख्या। ये N का मतलब मोलों की संख्या। तो यहां तक की बात हमने कर ली। चलो अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, समानुपाती हटाऊंगा, V बराबर KT। क्या आएगा, V बराबर KT। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा। क्या आएगा बच्चों, एक स्थिरांक। क्या आ जाएगा, एक स्थिरांक। P बता दिया बच्चों मैंने, P क्या है, दाब। कितनी बार बताऊं, P का मतलब दाब, P का मतलब दाब, P का मतलब दाब, V का मतलब आयतन, ठीक है। चलो तो V बराबर क्या हो जाएगा, KT। तो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक लगेगा, V बराबर KT। चलो अब इसका हम क्या देखेंगे बच्चों, ग्राफ। क्या देखेंगे, ग्राफ। चलिए तो अगली बात हम देखने वाले हैं ग्राफ। क्या देखने वाले हैं, ग्राफ। तो देखो ग्राफ कैसा आता है, इसका ग्राफ देखते हैं। तो देखो V और T समानुपाती हैं, ठीक है। तो यहां पे y अक्ष पे हम लिख लेते हैं V। किसको, V आयतन को, है ना। तो ये आयतन को लिख लेते हैं। और x अक्ष पे हम बच्चों ताप को लिख देते हैं। किसको लिख लेते हैं, ताप को। तो देखो ताप जैसे जैसे बढ़ाओगे, इसका मतलब क्या होता है, ताप बढ़ेगा तो आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। या मैं बोल रहा हूं कि ताप घटेगा तो आयतन भी घटेगा, इस समीकरण का मतलब है। तो अगर ताप बढ़ेगा तो आयतन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब देखो समीकरण कैसी आएगी, देखो ऐसी आएगी, मतलब ये ग्राफ ऐसा। तो देखो ताप बढ़ रहा है तो ये आयतन भी बढ़ रहा है। देखो यहां पे मान लो ये 1 ml है, क्या है, एक, ये 1 केल्विन है। देखो 1 केल्विन, ताप 1 केल्विन है, तो 1 केल्विन पर मान लो ये 1 ml है। कितना है, 1 ml। फिर मैंने ताप को बढ़ा करके 2 केल्विन कर दिया तो ये आयतन भी 2 ml हो गया। ताप को बढ़ा करके मैंने 3 केल्विन कर दिया तो आयतन भी बढ़ करके यहाँ पे 3 ml हो गया। ताप को बढ़ा करके मैंने 4 केल्विन कर दिया तो आयतन भी बच्चों 4 ml हो गया। मतलब कि आयतन बढ़ता जा रहा है, ताप भी बढ़ता जा रहा है। ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। तो V समानुपाती T का मतलब क्या, ताप बढ़ने के साथ साथ आयतन में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स का नियम। क्या बोलते हैं, चार्ल्स का। तो बच्चों 2 नियम पढ़ लिए। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था, पहला नियम हमने पढ़ा था P V के व्युत्क्रमानुपाती, ये पढ़ा था पहला नियम, बॉयल का नियम। ये क्या है, बॉयल का नियम। अभी हमने दूसरा नियम पढ़ा। दूसरा नियम क्या पढ़ा, V ताप के समानुपाती है, V ताप के समानुपाती है। चलिए अब बच्चों हम तीसरा नियम देखते। तीसरा नियम क्या है, तो देखो तीसरा नियम होता है गेलुसेक का। किसका, गेलुसेक का नियम, गेलुसेक का नियम, ठीक है। अब ये क्या है तो इसको देखते हैं। चलिए गेलुसेक के नियम की बात करते हैं। देखो बच्चों बॉयल के नियम में ताप नियत रहता है। कौन नियत रहता है, ताप, ठीक है। चार्ल्स के नियम में दाब नियत रहता है। कौन नियत रहता है, दाब।
और गैलुसेक के नियम में बच्चों आयतन नियत रहता है। कौन नियत रहता है? आयतन। ठीक है, तो देखिए ये जो समीकरण है, ये समीकरण देखो, इस समीकरण में अब हमको फिर से वापस से गैलुसेक नियम समझाना है। किसको समझाना है? गैलुसेक। तो देखिए समीकरण क्या है? पीवी बराबर एन आर टी। मैं यहां लिख लेता हूं पीवी बराबर एन आर टी। देखो गैलुसेक का नियम क्या है मैं बता देता हूं। गैलुसेक का नियम नियत आयतन पर है। किस पर है? नियत आयतन पर। ठीक है, ये बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम किस पर है? नियत ताप पर, है ना। तो ये नियत ताप पर है। बॉयल का नियम है वो नियत ताप पर है, ये नियत ताप पर। ये चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम किस पर है? नियत दाब पर। किस पर? नियत दाब पर। नियत दाब पर ऐसा, नियत ताप पर ऐसा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नियत आयतन पर। तीन पैरामीटर, तीन परिमाप है, दाब, ताप और आयतन। तापमान किस पर नियत है? बॉयल के नियम पर। दाब किस पर नियत है? चार्ल्स के नियम पर। तो तापमान बॉयल के नियम पर हो गया, दाब चार्ल्स के नियम पर हो गया। अब क्या बच गया? आयतन बच गया। तो आयतन किस में आएगा? गैलुसेक में। तो नियत आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा द्वारा लगाया गया दाब, निश्चित मात्रा द्वारा लगाया गया दाब उसके ताप के समानुपाती, ताप के समानुपाती है। चलो इसको समझते हैं बच्चों, है ना। देखो आयतन क्या लिखा है? नियत आयतन। इसका मतलब ये आयतन क्या हो जाएगा? नियत। आयतन नियत। तो आयतन नियत हो गया बच्चों। ठीक है, आयतन क्या हो गया? नियत। तो आयतन नियत हो गया। ठीक है, गैस की निश्चित मात्रा, तो ये मात्रा क्या हो गई? मात्रा भी बच्चों नियत हो गई। क्या हो गई? मात्रा भी नियत। तो आयतन नियत, मात्रा नियत। आयतन नियत, मात्रा नियत। ठीक है, तो चलिए आयतन नियत, मात्रा नियत, चलो दो बातें नियत हो गई। तो नियत आयतन, गैस की मात्रा, निश्चित मात्रा मतलब कि मोल नियत, और ये क्या है? स्थिरांक, ये भी क्या है? नियत। क्या है बच्चों? नियत। तो अब देखो क्या क्या बच गया? दाब बच गया और ताप बच गया, मतलब कि दाब समानुपाती है ताप के। फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं। देखो पी वी बराबर एन आर टी। अब देखो नियत आयतन, तो इसको आपने क्या कर दिया? नियत। क्या कर दिया बच्चों? नियत। किसी गैस की निश्चित मात्रा, मतलब कि मात्रा को भी क्या कर दिया? नियत। तो ये मात्रा भी क्या हो गई? नियत हो गई, निश्चित कर दी। आर का मान, आर का मान भी क्या है? नियत। आर का मान भी नियत, निश्चित कर दिया क्योंकि स्थिरांक है। तो अब क्या क्या बच गया बच्चों? देखो P बच गया और T बच गया। तो देखो यहां पे P आ जाएगा और दाईं तरफ T आ जाएगा, दाईं तरफ T। तो P T के समानुपाती, P T के समानुपाती, तो P और T समानुपाती हो जाएंगे। अब समानुपाती हो गए तो आगे की बात करेंगे। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा जिसको आप K से प्रदर्शित करते हो, P बराबर KT। तो ये गणना हो जाएगी यहां पे। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए। देखिए नियत आयतन, तो आयतन को नियत कर दिया। किसी गैस की निश्चित मात्रा, तो ये मात्रा को यहां पे निश्चित कर दिया। और R जो है, R तो नियत ही होता है, R मतलब गैस स्थिरांक, तो नियत ही होता है। तो अब क्या बच गया? दाब बच गया और ताप बच गया। दाब और ताप, तो दाब आ गया बाईं तरफ, ताप आ गया दाईं तरफ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? समानुपाती। तो ये समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक लग जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए अब तीसरा गैलुसेक नियम में क्या लिखा हमने? नियत आयतन। देखो नियत आयतन, अब नियत आयतन पर P बराबर P समानुपाती T। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? P समानुपाती T, P समानुपाती T। ये तीसरा आ गया। देखो पहला क्या है? P V के व्युत्क्रमानुपाती, V T के समानुपाती, और P और T क्या होंगे? ये भी समानुपाती। तो तीन नियम आ गए हमारे पास। कितने नियम आ गए? तीन। चलिए ये तीन नियम आ गए।
इन 3 नियम को नोट कर लो, ये फोटो ले लो इसका। चलिए बच्चों, ये 3 नियम हो गए। चलो अब अगला नियम पढ़ते हैं, ठीक है। अगला नियम, इसका ग्राफ भी देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे। चलिए इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। चलिए बच्चों देखिए, इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखिए पी टी के समानुपाती, पी और टी समानुपाती, पी और टी, इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अब देखो y अक्ष पे आपने लिख लिया p और x अक्ष पे आपने लिख लिया t, तो ये p आ गया y अक्ष पे और t आ गया बच्चों x अक्ष पे। किस पे आ गया? x अक्ष पे। तो t और p, तो अब देखो t का मान जैसे जैसे बढ़ेगा p का मान भी बढ़ेगा, t बढ़ेगा तो p भी बढ़ेगा। तो t का मान अगर बढ़ता जाएगा तो p भी बढ़ता जाएगा, t का मान बढ़ता गया p बढ़ता गया, तो ये समानुपाती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? समानुपाती। तो t बढ़ता जाएगा p भी बढ़ता जाएगा और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा। क्या आएगा? स्थिरांक। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, और ये 3 नियम। चलिए अब इन तीनों नियम को हम समझते हैं। देखो बच्चों आगे, अब आगे समझते हैं। अब समीकरण आएगी ये वाली, मैंने बोला ना पीवी बराबर एनआरटी कहां से आता है? यहां से आता है। देखो इन तीनों को ध्यान से देखो, यही वो गुनहगार हैं जो इसको पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ठीक है, इन तीनों की वजह से ये पैदा हुई है, ठीक है, समीकरण। तो इसको समझते हैं। देखो तो देखो पहला क्या है? पहला है P व्युत्क्रमानुपाती है V के, P V के व्युत्क्रमानुपाती पहला। दूसरा क्या है? V T के समानुपाती। और तीसरा क्या? तीसरा P और T भी एक दूसरे के क्या है? समानुपाती। P और T भी एक दूसरे के क्या है? समानुपाती। अब देखो, अब इस समीकरण में देखो लेफ्ट साइड में बाईं तरफ कौन है? देखो बाईं तरफ है दाब, ठीक है, और दाईं तरफ यहां पे कौन है? टी। दाईं तरफ टी है, दाईं तरफ टी आ गया, और बाईं तरफ कौन है? पी। बाईं तरफ देखो, बाईं तरफ ये वी भी बाईं तरफ आता है। इसका अगर यहां गुणा करोगे, वी का गुणा करोगे तो बाईं तरफ, तो बाईं तरफ ये वी भी आ गया, और दाईं तरफ कौन है? टी। तो ये बाईं तरफ पीवी आ जाएगा बाईं तरफ, और दाईं तरफ आ जाएगा टी। तो इसका मतलब पीवी समानुपाती किसके हो जाए? टी के। मतलब कि 1, 2 और 3, 1, 2, 3 समीकरण से हम ये लिख सकते हैं पीवी समानुपाती है टी के, पीवी समानुपाती है टी के। और इस समीकरण को लिखने के बाद में पीवी बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहां पे क्या बनेगा? एक स्थिरांक और टी। तो ये बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका पीवी बराबर के टी। कहां से आया? तो देखो बाईं तरफ क्या है? बाईं तरफ देखो P जो है वो बाईं तरफ है, तो मैंने बाईं तरफ लिख दिया। V का अगर यहां गुणा कर दोगे तो V भी तो बाईं तरफ आएगा, और यहां पे हमको दिखाई भी दे रहा है ये बाईं तरफ, तो V कहां आ जाएगा? बाईं तरफ। और यहां पे भी V का दे रखा है बाईं तरफ, तो ये बाईं तरफ आ गया। T कहां आएगा? T दाईं तरफ, ये देखो दाईं तरफ, तो ये दाईं तरफ आ गया। तो PV समानुपाती है T, समानुपाती को हटाओगे तो एक स्थिरांक लगेगा। क्या कहलाएगा वो? K स्थिरांक। चलिए अब ये जो K स्थिरांक होता है, इस K स्थिरांक के अंदर बच्चों मोलों की संख्या और गैस स्थिरांक मिल करके ये स्थिरांक बनता है। तो ये क्या होता है? ये गैस स्थिरांक। क्या होता है? गैस स्थिरांक। मतलब कि गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए और गैस स्थिरांक के गुणनफल के लिए एक नया स्थिरांक है। मतलब कि K की जगह मैं NR भी लिख सकता हूं, तो PV बराबर NRT। तो PV बराबर NRT, मतलब कि PV बराबर NRT समीकरण आदर्श गैस के लिए इन 3 समीकरणों से आई है। अगर ये 3 समीकरण पता है तो इन तीनों को मिलाने पर कौन सी समीकरण आएगी? आदर्श गैस की समीकरण आएगी। कौन सी समीकरण आएगी? आदर्श गैस की समीकरण आएगी। समझ में आया? तो ये आदर्श गैस की समीकरण है। तो आदर्श गैस की समीकरण ये है, कहां से आई? तो बॉयल का नियम। ये कौन सा है? बॉयल नियम। बॉयल नियम से आती है। ये कौन सा है? चार्ल्स नियम। चार्ल्स नियम से आती है। और ये कौन सा है? गैलुसेक नियम। तो इन तीनों नियम से हमें ये समीकरण मिलती है।
ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो आज यहीं तक। हम इस क्लास को आगे और कंटिन्यू करेंगे। आपके लिए क्लास और अलग से लूंगा मैं, जिसमें इससे आगे की बातें बताऊंगा, आवोगाद्रो नियम के बारे में बताऊंगा। आवोगाद्रो नियम के बाद में हम उनके सवाल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।